अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और पाकिस्तान के दीगर खित्तों के अंदर भी कोई अमन अमान की और सिक्योरिटी की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है। और सी पैक के हवाले से रिसेंटली जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं उसमें चीन ने भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इज़हार किया, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला में बड़े अहम इजलास हुआ और फिर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बनाई गई थी उसका इजलास हुआ। और उसमें ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसको ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में अगर हम पिछले कोई 15-20 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो एटलीस्ट को 12 बड़े ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। इसके अलावा हमने मुतअद्दिद बार कोई 5 या 6 बार जो है कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं जो दहशत गर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं या जो रियासत के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करके काम कर रहे हैं उनके साथ हमने अमन मुआहदे भी किए, लेकिन ताहाल हमारे जो ये मामलात हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बनाया गया था, जिसमें तमाम हमारी पाकिस्तान की सियासी जो क़यादत थी उसने उसमें हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और जो अस्करी लीडरशिप थी उन्होंने मिलकर और एक तवील मुशावरत के बाद इसको तैयार किया गया, लेकिन शायद उसके ऊपर उस अंदाज में अमल दरामद नहीं हो सका कि आज एक बार फिर हमें दोबारा उसी सूरत हाल से रजू करना पड़ रहा है। और लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अपोजिशन और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि इस मामले का सियासी हल निकाला जा सकता है और इसको बग़ैर मुशावरत के और पार्लिमान की मंजूरी के बगैर जो है वो ऑपरेशन शुरू नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है वो इस किस्म के ऑपरेशंस के अंदर क्या ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। अगर सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली उसकी मुखालफत कर रही हो तो फिर सदर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान में पहले ही सियासी और माशी चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं और सिक्योरिटी चैलेंज भी अपनी जगह मौजूद हैं, ये मज़ीद इनके अंदर बेहतरी या बिगाड़ क्या हो सकता है, ये सारे मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन हाफिज़ एहसान खोकर साहब माहिर कानून है और उनके साथ रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें लाहौर से स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। वकालत कानून के साथ साथ जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका तल्लक है। आमिर साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि बात जो है कि अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर 9/11 के बाद देखें तो जो मेजर सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो सवात से शुरू हुआ था। और उस वक़्त 2009 में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और फिर सवात के अंदर जो है कि पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया, वहाँ पर अस्करियत पसंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये उस वक़्त जो सोच थी और जो कोशिश थी, एक तरफ पॉलिटिकल सेटलमेंट भी होनी थी, बहुत सी डेवलपमेंट के काम भी होने थे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, सोशो इकनॉमिक अपग्रेडेशन होनी थी, निसाब के अंदर बहुत सी चीज़ें ठीक होनी थी। तो कहाँ आप समझते हैं कि ख़राबी रह गई या कमी रह गई कि आज हम अगर 15 साल बाद दोबारा जो है कि उसी नुक्ते पे आ गए हैं कि हमें फिर दोबारा से उसके सभी कार्रवाई करनी है जो 15 साल पहले शुरू की थी और बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी शहरियों ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी मारी। खालिद साहब, असल में पाकिस्तान की रियासत का जो अलमिया रहा है वो यहाँ का माइंड सेट है। यहाँ पे शायद ये बता दिया गया है कि दहशत के जरिए या बंदूक के जरिए ताकत और इक़्तिदार का असूल आसान है। ये एक ऐसा रहा, आमरीयतें हमारे मुल्क में ज़्यादा रही हैं और फिर आमरीयतों के ही अदवार के अंदर वो अफगान वॉर का जो आपके पाकिस्तान के अंदर असरात आए वो बड़े भयानक थे। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद तो दहशत गर्दी अरूज पे पहुंची हुई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आके कहना पड़ा कि पाकिस्तान के इन इलाकों में पाकिस्तान का झंडा कौन लहराएगा। और उस वक्त आपको पता है कि बड़े बड़े मर्द जो हैं वो गूंगे हो चुके थे, कोई बोलता नहीं था। ये तालिबान का, दहशत गर्दी का, आपके जो मस्जिदें, आपकी इबादत गाहें, खा वो क्रिश्चियंस के चर्चेज हों या हमारे अहले तशय्युओं की इमाम बारगाहें हों या दूसरे मसालिक हों, इवन बाजार आपके, स्कूल्स आपके, तो एक लहू रंग थे सारे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो आवाज उठाई थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उठाई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन उसी दहशतगर्दी से मोहतरमा की शहादत हो गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमने पहली दफा रियासत के बयानी को तब्दील किया और उन्हें कहा ये हमारे लोग नहीं है,
ये जो ईद गुल वाला था, गर्म पानियों तक रसाई और फलां फलां, वो फिलॉसफी ने हमारा बेड़ा गर्क किया। रियासत के इस जो माइंडसेट था उसे तब्दील किया गया और फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उसमें हिस्सा लिया और हमने काम ऑपरेशन किया। उसके बाद आने वाली हुकूमत जो थी मियाँ साहब की, थोड़ा तजब्जुब रहा लेकिन वो बहुत जल्द इसकी तरफ आए और फिर हमने मिलके नेशनल एक्शन प्लान किया। उसमें बहुत सी चीजें जिनका जिक्र आपने किया, कवानीन की बेहतरी उसमें जिक्र था, जहां पे तरक्की नहीं है वहां पे तरक्की लेके आना, वहां पे उसका जिक्र था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के निसाब को बेहतर करना और फिर बिलखसूस जो फाटा है और फाटा को अगर केपीके में शामिल किया जाना था तो वहां की तरक्की बड़ी बुनियादी चीज थी जिसके ऊपर आपको पता है तवातुर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फिर बतौर पार्टी हम आवाज उठाते रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को हम सफ़े अव्वल में पेश करते रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कोताहियां रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है वो जो 4 साल और पीटीआई का आया, जिसमें जिन्हें ये वकील, आपको पता है तालिबान ने 2 लोगों को अपना वकील बनाया था, एक इमरान खान और एक मौलवी अजीज को, और इनका जो माइंड सेट है वो वही रहा। बारहा पीटीआई के सरबराह ने जाके तालिबान के हक में वहां पे एहतजाज किया हुकूमत के खिलाफ और वही माइंड सेट इनका रहा है। फिर इस 4 साल दौर के अंदर जिस तरह अदालतों ने जिन्हें फांसी की सजाएं दी थी, सजाए मौत दी थी, उन्हें सदर पाकिस्तान ने एक कलम की जुम्बिश से उन्हें आजाद किया और इससे उन्होंने अपने क्रेडिट पे लिया कि हमने हजारों लोगों को हम अफगानिस्तान से वापस लेके आए हैं, हम हजारों लोगों को लेके आए हैं, इनसे डायलॉग। भाई जब रियासत ने फैसला कर लिया कि इनके साथ ऑपरेशन होगा और उन्होंने भी फैसला कर दिया कि हमने डायलॉग, पहले हमने डायलॉग किया था आपको याद होगा स्वात के अंदर, लेकिन जब कामयाब नहीं हुआ फिर ऑपरेशन हुआ। तो जब रियासत एक फैसला कर चुकी थी तो बगैर उसे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किए या पाकिस्तान के एक राय आमा को हमवार किए बगैर ये फैसला कर दिया गया। अब उसके असरात हैं और आज की भी जो आपने बात की है, केपीके हुकूमत इसीलिए नहीं चाहती क्योंकि उनका माइंड सेट है, इसने हमें दोबारा से नुकसान पहुंचाया है, हम फिर उसी पॉइंट से 72 पॉइंट पे खड़े हैं। देखिए दुनिया हमें किस चीज का लेबल लगाती है, मोदी हमें क्यों बदनाम करता है दहशतगर्दी का नाम लेके, हमारे दोस्त ममालिक को या दूसरे ममालिक को, अमेरिका, यूरोपियन मुल्क, वो हमारे पे जो इल्जाम लगाते हैं, हम पे अगर पैटअप की तरफ से आती हैं या दूसरी पाबंदियां आती हैं, वो क्यों आती हैं? दहशतगर्दी की वजह से। और यहाँ तक कि वो इन्वेस्टमेंट जो पीपल्स पार्टी अपने दौर में लेके आई, ये जो आपको पता है चाइना के साथ कॉरिडोर था सारा, ये सीपैक का मंसूबा, तो उसमें उस वक्त था कि हमने ऑपरेशन करके हालात अच्छे किए थे, लेकिन आज हमारी दोस्त हुकूमत को भी कहना पड़ा, जाहिर है जब उनके लोगों को दहशतगर्दी का एक माइंडसेट का इशू है और एक जो है पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं कि केपी के अंदर जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज थी कर देता हूं, एक माइंडसेट का है और एक वो जो माइंडसेट जो तालिबान माइंडसेट है वो सच में भी मौजूद है और रियासत इदारों में भी मौजूद है। इसका कलम सिर्फ बंदूक के साथ नहीं होना, वही निसाब भी लाना है, माइंडसेट को भी ठीक करना होगा। मैं रियासत अली आज़ाद साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ कि आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि हम जो है कि बड़े कम्प्रिहेंसिव बैरिस्टर आमिर साहब ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया कि ये जो केपी के अंदर नज़र आता है, हमें यही बलूचिस्तान के अंदर या हमें पंजाब या सिंध के अंदर भी बाज़ इलाकों के अंदर ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो पुरतशद्दुद रवैये हैं वो नहीं हो रहे और बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसीज हैं वो केपी से कहीं ज़्यादा वहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है क्यों नहीं ठीक हो पा रही? हम क्यों जो है कि हर 2, 4, 5 साल के बाद वापस उधर ही उस नुक्ते पे आ जाते हैं जहाँ से हमने काम शुरू किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ऑपरेशन जहाँ पे बिल्कुल हालात सिविल हुकूमत जो वहाँ पे मौजूद होती है उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, और बेसिकली तो ये है कि अगर आप पाक फ़ौज जो हमारी एक इदारा है, अगर आप इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट या इंतज़ामिया अगर उसको कॉल करती तो वो उसको मदद फराम करती है, लेकिन डायरेक्टली अभी तक मेरे नाकस इल्म के मुताबिक 230 हाँ उसके तहत तो बुलाते हैं ना एड के लिए, लेकिन जो एमरजेंसी है वो 232 जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक और मेरे नाकस के मुताबिक मेरा ख्याल में प्रोविंशियल हुकूमत ने अभी तक किसी जगह पे भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया कि हम फेल हो गए और हमारी मदद करें और इस तरह से। और वैसे भी देखें पूरे पाकिस्तान में अगर इस वक्त केपीके के अंदर
ये स्पेशली ऑपरेशन होता है, तो मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर ये हकीकत पे ना भी मबनी हो, लेकिन इम्प्रेशन इसका ये लिया जाएगा कि शायद वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है और मुखालिफ उसको हुकूमत, विक्टिमाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चूंकि एमरजेंसी अगर लगा दी जाती है और वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, तो असूलन तो ये है कि जो आर्टिकल 232 जिसका मैंने रेफरेंस दिया उसका प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि वार हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो फिर ये सूरत होती है वहाँ पे। लेकिन उसके अंदर भी फिर 10 डेज के अंदर जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का, उसके अंदर आपने उसकी अप्रूवल लेनी होती है, और फिर जब वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे थ्रू गवर्नर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो अपने तमाम अख्तियारात इस्तेमाल करती है। तो मैं ज़ाती तौर पे इस हद तक मेरी तहफ़्फ़ुज़ात समझ लें या मेरी एक सोच कह लें, मैं समझता हूँ कि पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बड़ी तलखी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, चूँकि हम पंजाबी, सिंधी, बलोची और उसमें बटे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कोई नुकसान ना हो जाए, ये मैं डरते हुए ये इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव जमील भाई इशू है, तो इसको बड़े एहतियात के साथ लेके जाना है। मैं ऑपरेशन के किसी के भी उस तरह से खिलाफ नहीं हूँ अगर किसी जगह पे, लेकिन जो प्री रेक्विजिशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, अगर आप उसको करते हैं, अगर वहाँ की सूबाई हुकूमत वहाँ पे कंसेंट नहीं देती तो मैं समझता हूँ कि ये फिर एक इख्तलाफी बात और फिर इससे बहुत सारे दिल आज़ारियाँ और तलखियाँ मज़ीद जन्म लेगी, जो कि मुल्क के अमन के लिए और मुल्क की मईशत और तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं ठीक हो जाएंगे। एहसान साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूँ कि ये जो एक नुकता बैरिस्टर आमिर साहब ने किया, एक रियासत साहब का लीगल जो है कि उसका नुकता था कि दो उसमें ख़ास तौर पर 232 और 245 कि आप कहीं भी अगर अफवाज को इस किस्म के ऑपरेशंस में लेकर आते हैं तो फिर आपको जो सिविल इंतज़ामिया है उसकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, और जो दूसरा ऑप्शन है कि इमरजेंसी का, तो उसके अंदर यह है कि या तो सूबाई असम्बली की करारदाद हो तो उसके ऊपर आ सकती है, अगर सदर मुमलिकत अज खुद इमरजेंसी नाफिज करते हैं तो फिर उस ऑर्डर को जो है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली भी और सेनेट में भी 10 दिन में मंजूर करवाना होगा। तो ये जो खदशा जाहिर कर रहे हैं रियासत साहब कि लीगल रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं हो सकती, और के पी गवर्नमेंट या पार्टी जो है वो तो अपोज कर रही है कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेशन अभी किया जाए, अभी पहले इसको पार्लियामान के फोरम के ऊपर सारी सिचुएशन को डिस्कस किया जाए और फिर फैसला किया जाए। तो ये क्या नज़र आता है आपको कि ये सिचुएशन जो है कि कंट्रोवर्शियल हो सकती है, या इसको एक नेशनल अप्रोच के साथ, जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हुई उसको सब ने ओन किया, अगर कोई ओन नहीं करता तो विदाउट एक अवाम की या पार्लियामान की या मुतलका सूबे की असम्बली की ओनरशिप के बगैर अगर कार्रवाई होती है तो फिर क्या वो मुफीद होगी या नुकसानदेह होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई आपका शुक्रिया। नंबर एक तो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है ये पूरे मुल्क के लिए है, और जब ये बनाया गया था उस वक्त भी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी थी और उसी वक्त ही डिसाइड किया गया था। उसमें चाहे पीपल्स पार्टी थी, PMLN की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एक इंसिडेंट आया था, उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और उन्होंने 20 पॉइंट्स को एग्री किया। अब जो 20 पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तान के किसी प्रोविंस रिलेटेड सेंट्रिक पॉइंट नहीं है, और ना ही ये पाकिस्तान आर्मी स्पेसिफिक है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी शायद आर्मी की जो है वो आर्टिकल 245 के अंदर आपने उसको कॉल ऑन करना है, या आर्टिकल 232 है कि जिसके अंदर आपने कोई एमरजेंसी लगा के इंटरवीन करना है। ये 20 पॉइंट्स हैं क्या हैं? वो 20 पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिसके अंदर आपने इस मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उन्हें एम्पावर करना है कि जो इस मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज़म है या टेररिज्म है उसके ख़िलाफ़ वो लड़ सकें और एक शील्ड के तौर पे काम कर सकें। फिर उसके अंदर ये है कि आपने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करना है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें आपने जुडिशरी की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी है, विटनेस प्रोटेक्शन करनी है। फिर उसके अंदर एक मॉरिटेरियम था कि जिसके अंदर आपके एक दौर था कि जिसके अंदर आपने डेथ सेंटेंस जो थी उसको आपने हेल्ड इन अबेंस किया हुआ था, उसकी एक रिवाइवल थी। फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपने लोगों को ट्राई करना था जो आपके हीनियस ऑफेंसेस के अंदर या रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अमेंडमेंट भी की गई थी जिसके अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी की गई। उसके बाद उसकी दोबारा उसको जो है 22nd अभी उसके अंदर आई जब 2 साल का सनसेट क्लॉज ख़त्म हुई।
अब इसको अगर आप देखा जाए, फिर आपका सोशल मीडिया था, फिर आपका जो है कि आपने फाटा के अंदर डेवलपमेंट करनी थी, बलूचिस्तान के अंदर जाना था, पंजाब के अंदर जो एक एक्सट्रीज्म कल्चर है स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर आपने उसे करना, उधर एक यूनानिमस था जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी थी। अब हुआ उसके अंदर ये कि 14 के बाद इसकी जो फॉलो अप हुआ वो एक कशमकश चलती रही, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल ऑन गोइंग एक स्ट्रगल थी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, और सूबे मरकज़ ये वो चल रहा था, और वो जिन चीज़ों पे काम करना था या जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट से वो आपके हासिल ना हुए। फिर 2019 के अंदर जो पीटीआई के उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर मीटिंग कॉल की, जब ये सारी चीज़ें दोबारा जो है क्रॉप अप हुई, उस वक्त भी ये तय हुआ कि इसके बेहतरी करने की गुंजाइश है और इसको टाइम बाउंडेड पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद 2021 के अंदर मीटिंग हुई। अब ये है कि जो अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से गई है, ये कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है कि आपने पूरी फौज लेके कहीं चले जाना है या आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेके चले जाना है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपके सारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर आपकी एग्जेक्टिव भी है, आपकी पार्लियामेंट भी है, आपकी जुडिशरी भी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, और उसके अंदर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इस मुल्क को जो इस मेंस के अंदर आया हुआ है, चाहे आपका एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है, चाहे आपकी लॉलेसनेस है, रूल ऑफ लॉ है। चूँकि अब आप ये देखें ना कि मुझे ये बताएं कि क्या हमारे मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ का या क्रिमिनल जस्टिस का इंडेक्स है, आप उसे समझते हैं कि वो आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? क्या इस सिचुएशन के अंदर इस मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है? इस मुल्क के अंदर कारोबार हो सकता है? इस मुल्क के अंदर आपका फेज 2 जो सी पैक है, जिसके अंदर बुनियादी कंसर्न सिक्योरिटी शो की गई है, क्या इस मुल्क के अंदर लोगों को, और ये उसी कंसर्न के नतीजे में अब ये सारी बात की जा रही है, वरना हम भी खामोश बैठे थे कुछ अरसे से। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप 24 दिसंबर 2014 को बना और आज हम बैठे हुए हैं 2024 के अंदर, तकरीबन 10 साल के अंदर, तो हमारी इसके अंदर अचीवमेंट्स क्या हैं? आप वो सारे इंडेक्स देख लें तो 2014 के, आपने उसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, उसके अंदर जिन लोगों को आपने ट्रायल किया, आज भी उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। आज भी आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1898 और 1860 के ऊपर चल रहा है और आपने जस्टिस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। आज भी आपका सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए एक ऐसा जिन बन चुका है कि जिसके अंदर आपके मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म और आपके मुल्क के अंदर जो है टेररिज्म जो है उसको फरोग दिया जा रहा है। क्या मुल्क के अंदर पुलिस को आपने बेहतर किया? क्या नेक्टा जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसको बेहतर किया? तो मैं ये समझता हूं कि हर चीज को देखना चाहिए एक बड़े पैराए के अंदर, और उस बड़े पैराए के अंदर यह है कि नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान की रियासत की जरूरत है, पाकिस्तान के इदारों की जरूरत है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत यह है कि अपने हम घर को ऑर्डर के अंदर लेके आए। अगर हम अपने घर को ऑर्डर के अंदर नहीं लेके आएंगे, इस अनार्की के अंदर ना इस मुल्क के अंदर सेटिस्फेक्शन आ सकती है, ना फ्रस्ट्रेशन कम हो सकती है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और ना ही आपके मुल्क के ऊपर को ट्रस्ट करेगा। और इसकी खालिद भाई जो बुनियादी वजह मैं समझता हूं 5 इसके फेलियर्स की वजह, नंबर 1 इसका यह है कि हमने आज तक एक पेज के ऊपर जाके इन टाइम बॉन्डेड इन चीजों पे हमने काम नहीं किया, और वो मैकेनिज्म प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट्स ने नहीं बनाया कि जिसके अंदर टास्किंग होती है कि इसको हमने 1 साल में करना है, इसको 2 में करना है। ये एपेक्स कमेटी बनी थी लेकिन वो एपेक्स कमेटी नहीं चल सकी ना। दूसरा इसके अंदर खालिद पॉलिटिकल इंडिसिसिवनेस भी है, ओनरशिप भी इसके अंदर नहीं है। हम कैमरे के अंदर आके तो बड़ी बात करते हैं, क्या प्रैक्टिकली ये सारी चीजें ग्राउंड के अंदर आई हैं? नहीं वो आई, और उसका रिजल्ट ये वही पहलू है। अब जरा ब्रेक भी लेनी है कि ये जिस पहलू रियासत साहब जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे ना, कि अगर ओनरशिप नहीं होगी, खसूस अब जब हम हालात ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है वो इकट्ठे मिल बैठे हैं एक नुक्ते के ऊपर कि एक तो पार्लिमान के अंदर जद्दोजहद करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि पार्लिमान को वो एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और दूसरा जो है कि उनके पेश नज़र अभी ये भी है कि वो पब्लिक के अंदर भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब ये ओनरशिप नहीं होगी, और अगर 2 ऐसी जमातें जो KP के अंदर दोनों के पास स्ट्रीट पावर भी है, वो अगर साथ नहीं होंगी तो फिर ये कितनी हद तक कामयाब होगा, ये क्या मसाइल पैदा होंगे, बड़ा अहम नुकता है। इसके ऊपर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन इनसे लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं, सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, हर जगह के ऊपर चैलेंजेस दरपेश हैं और उसमें किस तरह से नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद हो सकता है और जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की जा रही है कि क्या वाकई ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा या इसके मुख्तलिफ और जेतें होंगी। ब्रेक से पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, इसमें एक सियासी पहलू भी अभी इस नुक्ते के ऊपर हम उठाएंगे इस प्रोग्राम के हिस्से में कि JUI और PTI दो बड़ी जमातें हैं। KP के अंदर दोनों की रूट्स हैं, स्ट्रीट पावर भी है और अगर ये इसको अपोज करते हैं तो एक तो ये KP की हद तक है। दूसरा मामला जो है कि ये हालात जो है कि बलूचिस्तान के अंदर भी कहीं ज़्यादा संगीन है इससे, तो इनको फिर कैसे हल कर सकते हैं। रियासत साहब, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, फिर मैं ज़रा बैरिस्टर साहब की तरफ जाता हूं। मैं इसमें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब कभी भी कोई भी इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों या पाक फौज हो या कोई भी सिविल इदारा हो, जब वो कोई भी ऑपरेट करता है किसी भी जगह पे इस हवाले से, तो सबसे पहले उसकी बैक पे अवाम का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ कि पाक फौज को आप अगर मुल्क के अंदर इन ऑपरेशंस के अंदर जिसकी कैपेसिटी, अगर वहाँ की सिविल इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमतें अगर उनके पास है कि वो उनके साथ टैकल कर सकती हैं, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। जब उनसे बियॉन्ड हो जाए, व्हेन यू हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, और वहाँ की सूबाई हुकूमतें हाथ खड़े कर दें, तो फिर आप जिस तरह का चाहे आप ऑपरेशन करें। मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज है, हमारा इदारा है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आपने उससे इलेक्शन भी करवाए, आपने पाक फ़ौज को पोलियो की मुहिम में भी लगाया, आपने पाक फ़ौज से कौन सा काम है जो नहीं लिया। मैं समझता हूं कि आप सियासतदानों को मिल बैठ के बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। और हर जगह पे अगर मुल्क के अंदर आप छोटे छोटे ऑपरेशन के अंदर भी पाक फौज को लेके आएंगे तो उसको आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। भाई, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि पाक फौज को आप इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें। वो सिविल इंतजामिया को सपोर्ट करे बैक एंड पे रह के, लेकिन वो भी जहां पे 245 के तहत आपको कॉल करे। दूसरी बात, आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर देख लिया कि हमारे सियासतदानों का पारा कितना हाई है, वो किस तरह की वहां पे जबान और गुफ्तगू जारी है। तो इन तलखियों को, इनको रोको, इनको खत्म करो। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को आगे। अगर आज आप जैसे फरमा रहे हैं कि बलोचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं, सिंध में भी आप देखें कच्चे के अंदर क्या सूरत हाल है, तो ये सूरत हाल अगर ऐसी है तो वहां की जो सूबाई हुकूमतें बैठी हैं वो किस काम के लिए आपने बिठाई हैं? आपने अगर वहां पे कुछ नहीं करना तो फिर पहले उनको घर चले जाना चाहिए ना। अगर सब कुछ पाक फौज नहीं करना है तो फिर इन सूबाई हुकूमतों का, सिविल इंतजामिया का तो कोई फायदा नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम और PTI दोनों के पास स्ट्रीट पावर है, और इससे अगर ऑपरेशन के खिलाफ अगर वो रेजिस्टेंस आती है, ऑपरेशन अपनी जगह पर रह जाएगा और एक नया काम पाकिस्तान के अंदर खुल जाएगा। लिहाजा ये बड़ा मोहतात अंदाज में इसको आपको लेके जाने की जरूरत है। मैं इस चीज का कायल हूं। आप स्टेट विद वहां बैठ के, अब देखें उसके अंदर जब ये कल इजलास हुआ जिसके अंदर आपने कंसेंट दी, क्या PTI ने सपोर्ट किया? क्या फजलुर रहमान ने किया? नहीं, उसने सपोर्ट किया। अगर उसने कंसेंट दी तो फिर करे। अगर उनका वजीर आला कहता है कि यस तो फिर गो ऑन। अगर वजीर आला कहता है कि नहीं ऐसे हालात नहीं है तो उनकी कंसेंट के बगैर नहीं आया। लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ जो है पार्लियामान के सतह के ऊपर तो बड़ा सख्त है उसका। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप उनको भी एतमाद में अगर आपने करना है और बिल्कुल आप समझते हैं कि ये बियॉन्ड कंट्रोल है तो फिर उनको अपने एतमाद में ले और लेके चले सब, ताकि उसको अवामी हमायत हासिल हो। इसलिए बड़ा अहम है कि मुझे याद है कि जब 9/11 के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे तो उसके अंदर पोलिटिकल कंसेंट नहीं थी, उसमें कंसल्टेशन शायद उस हद तक नहीं हुई थी और उसका आपको याद होगा कि रिएक्शन बड़ा शदीद रहा था। लेकिन जब स्वात ऑपरेशन जब हुआ या उसके बाद चीज़ें हुई, जब सियासी मुशावरत हुई, सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी और ओनरशिप ली उस वक़्त की पार्लियामान ने और सियासी क़यादत ने, तो फिर ग्राउंड्स के ऊपर भी सपोर्ट्स मिली थी और वो ऑपरेशंस कामयाब भी हुए थे। तो आप ये समझते हैं कि पहलू वाकई हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और एटलीस्ट हमें पार्लियामान के फोरम को, ताकि पार्लियामान की बालादस्ती या पार्लियामान की जो हमें वो कुव्वत है फैसला साजी की, वो हमें नज़र आनी चाहिए। अगर उसको बाईपास किया गया तो फिर रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है इसका।
देखिए, आइडियली तो ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कानून के मुताबिक और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने आपके सामने रखी एक तारीख पाकिस्तान के अंदर होने वाले ऑपरेशंस की। अब ये तो नहीं, एक जो नया होने वाला ऑपरेशन है वो पिछले ऑपरेशन से कट के तो नहीं हो सकता। अगर उसका रिजल्ट देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए कभी पीएमएलएन भी हिमायती हुआ करती थी, राइट विंग की जमात थी, वो इन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें बैठना पड़ा। इवन हमारी फौज के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट थी इन लोगों की, आपको याद हो। फिर ये रियासत ने एक बदला। अब एक हम जब आगे बढ़े हैं, तमाम सियासी कुव्वतों ने नेशनल एक्शन प्लान पे बैठ के एक फैसला किया था, लेकिन अगर कोई आज अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, देखिए दो वजूहत हैं। मैं आजाद साहब बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं वो बड़ी आइडियल बातें हैं। उस आइडियल बातों के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखें, पहली बात। फिर तमाम सियासी जमातें इन हालात को जानें। क्या आप हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही है कि ऐसी सियासी जमातें मौजूद नहीं हैं जो दहशत गर्दों से डर भी जाती हैं, घबरा भी जाती हैं, और ज्यादातर, और क्या ऐसी सियासी जमातें मौजूद नहीं हैं कि जो इन दहशत गर्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं या और कर रही हैं। मैं आपको स्वात का ये जो छोटा सा वाकया हुआ है जिसमें एक शख्स को जिंदा जला दिया गया है, वहां पे किस तरह पीटीआई का एमपीए इन्वॉल्व हुआ, किस तरह पुलिस को रोका गया, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, और किस तरह वहां पे तालिबान के बुलवाए गए और हुआ। ये वाकया अब रिपोर्ट हो चुका है, आपके सामने है। तो मैं ये चीज रखता हूँ कि अगर एक वहां का वजीर आला जो मौकफ रहे, खुद वो वजीर आला अपने इलाके में भी बगैर 20 गाड़ियों की और सिक्योरिटी के नहीं जा सकता, तो जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट अपने इलाके में नहीं रख सकता, अपनी जात के लिए नहीं रख सकता, अगर वो पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात भी नहीं करते। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो बजिद हैं कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये साथ ये भी बजिद हैं कि हम सदर वजीर आजम से बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अब मुझे आजाद या ऐसे लोग जो आइडियल सूरत हाल की बात करते हैं वो मुझे जरा समझाएं कि जो सियासी जमात से बात करने पे यकीन नहीं रखती, सदर वजीर आजम से बात करने पे यकीन नहीं रखती, पाकिस्तान के इदारों से आईनी तौर पे बात करने पे यकीन नहीं रखती, लेकिन वो दहशत गर्दों की सपोर्ट पे यकीन रखती है, उनसे बात करने पे रखती है, बल्कि रुकावट पैदा करती है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन ना हो ना। और दूसरा, वजीर आला का रवैया, क्या ऐसे रवैये होते हैं कि आज तक मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि किसी सूबे में इस तरह हुआ है कि गवर्नर को उठा के उसे उसकी एनेक्सी में इस्लामाबाद ना बैठने दिया जाए, उसके खिलाफ गलीज़ तरीन जुबान इस्तेमाल की जाती हो, और इसी तरह मुल्क के इदारों के खिलाफ की जाती। फिर जिन लोगों ने 9 मई देखा है, मुझे वो बताएं कि किस खुशगुमानी में मुब्तला हैं कि वो सियासी जमात जो अपने एक फर्द वाहिद के लिए पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हो सकती है, आप उससे ये तवक्को लगाए बैठे हैं। वैसे बैरिस्टर साहब, 9 मई के हवाले से जो अभी लोअर कोर्ट से जो लेटर्स आ रहे हैं, जो प्रोसीडिंग्स आ रही हैं, जिस तरह से जेल के अंदर और बाहर हो रहा है, वो भी वैसे बड़ी उसके ऊपर वाकई जिन लोगों ने किया, जलाओ घेराव किया, उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसको सियासी तौर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ को हमें सियासत में इन्वॉल्व करके वो सियासी मकासद लेने के लिए फिर असल मकासद पीछे रह जाते हैं। साहब, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या ये जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या उसमें पीटीआई मुलव्वस नहीं थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो है एक्चुअल जो है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन खालिफ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, लेकिन अगर मेरी अर्ज सुन लें, मैंने जो पॉइंट आपके सामने रखा है कि एक सियासी जमात का माइंडसेट, अगर यहां तक मैं नहीं कहता उनकी मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल वही इन्वॉल्व है ना। उन्हीं की पंजाब की सदर गई, इमरान खान का भांजा कोर कमांडर की वर्दी को तमाशा बना रहा था, इन्हीं के लोग थे ना, और तो कोई नहीं था। अगर वो पार्टी सद तक जा सकती है और आज वो इन मामलात के लिए जो उन्होंने स्वात में किया या जो वो करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक दंगा फसाद हो, नारकी हो, आप उनसे तवक्को रखती हैं कि वो इस वक्त टेबल पे बैठेंगे? वो तो चाहते, वो मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। चले, हम उम्मीद तो करनी चाहिए कि बैठना चाहिए। वो पार्लियामान के अंदर भी कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर बात करें। जरा एहसान खोकर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक नुक्ता जो जी चले, मैं कहता हूं जो यूएन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक को देखते हुए इस पे पाबंदियां लगाएं, आप तो वो एक आइडियल माहौल की कह रहे हैं कि उन्हें साथ बैठ के हमारे सर पे दहशतगर्द चढ़े हुए हैं, हम खत्म हो रहे हैं दोबारा से, लेकिन हम गुफ्तगू जनीद पहले करें, रियासत रहे या ना रहे। अब मुझे इसका कोई लॉजिक दे कोई शख्स।
चल ज़रा खोखर साहब, ये ज़रा आपकी तरफ मैं ये आ रहा हूँ कि ये जो बुनियादी सवाल था कि ये दोनों जमातें केपी की हद तक और बलूचिस्तान में भी JUI और उनके पास स्ट्रीट पावर तो है, लेकिन अगर ये दोनों इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं तो फिर ये कितना वफाकी हुकूमत का ये डिसीजन कि अच्छा हमने ये जो करना है और ये दोनों जमातें उनके साथ नहीं बैठती, हुकूमत भी नहीं बैठती, तो इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने होंगे फिर? देखिए खालिद, अगर रिकॉर्ड को सेट किया जाए तो ये जो 20 पॉइंट्स है इसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एंडोर्स किया, चाहे उसके अंदर JUIF थी, चाहे PTI थी। और आपको याद होगा कि इसी जो इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, इसी वजह से PTI ने अपना धरना भी कॉल ऑफ किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग भी हुई, फिर उन सारी कंसल्टेशन का ये हिस्सा भी रहे, और उसके बाद जाके 24 दिसंबर 2014 को ये एक पास हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडोर्समेंट की और ये फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, और उसी की कॉन्सिक्वेंस था कि जिस मुल्क के अंदर 21वीं आईनी तरमीम भी फॉर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आई। उसके बाद ये है कि जब आपने इस पे, और अभी भी जो बात की जा रही है वो उन्हीं 20 पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे बात है। ये ऐसे 20 पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल पे यकीन रखती है, ना उसने उसको चैलेंज किया है कि इसको निकालें, ना उन्होंने कहा है कि ये गलत हैं, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि इनके बगैर जो है पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं जा सकता। तो जब आपने इंडोर्समेंट भी की हुई है, आपका एक स्टैंस भी इसके ऊपर है, आपकी पार्लियामेंट ने भी उसको अप्रूव किया हुआ है, और अभी भी जो आपकी मीटिंग आई है उसके अंदर आपके चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो हमने 2014 को बनाए थे वो हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके, उस पर आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आज़ाद साहब भी कहते हैं, आमिर भी कहते हैं, सारे हम इस चीज़ पे एग्रीड हैं। अब इसका हल क्या है? क्या इसका हल ये है कि सिर्फ हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर चलते रहें, या इसका हल ये है कि अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हम ठीक करें? अगर हम इन शॉर्ट कमिंग्स को 10 साल हम अपने डिस्कोर्स के अंदर रहे हैं, और इसके अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस गवर्नमेंट प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, चाहे आपकी पीपल्स पार्टी है, चाहे आपकी PMLN है, चाहे JUF है या PTI है, और अब दोबारा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इससे बेहतर नहीं होगा? एक पॉइंट। दूसरा उसके अंदर ये है कि ये कह देना इस चीज़ के अंदर है कि ये जी KP के सेंट्रिक है, बिल्कुल KP के सेंट्रिक नहीं है। उसके अंदर किसी एक प्रोविंस का नाम बताएं कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जी ये पॉइंट सेंट्रिक, हाँ ये है कि जी फाटा के ऊपर कहा गया कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बलूचिस्तान के मुतालिक कहा गया इंसर्जेंसी कम होनी चाहिए, पंजाब के अंदर कहा गया कि आपका एक्सट्रीमिज्म जो है उसे कम होना चाहिए, कराची के अंदर कहा गया कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल करें ताकि जो कराची के अंदर लॉलेसनेस है, तो वो जो एरियाज डायग्नोज किए गए उनको आइडेंटिफाई इसके अंदर किया गया। ना किसी सूबे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, ना किसी सूबे को टारगेट किया गया है। अब भी उसके अंदर ये है कि अगर इसका नाम दे दिया गया है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, मुझे लगता है इसके नाम से जो है ना वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लिया जो ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं वो अज़्म इस्तेहकाम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी का या लॉ एंड ऑर्डर का या लॉ का या जस्टिस का गवर्नेंस का इसका जो मिनिमम एजेंडा है वो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो ये हुकूमत करेंगे ना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से, क्योंकि ये सारे के सारे मामलात जो हैं कि एक ऐसे जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर वो ठीक हो तो बेशुमार मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद, चाहे वो माशी हों, समाजी हों, माशरती हों, वो ठीक हो सकते हैं। तो जो आला अदलिया है पाकिस्तान में उसमें जो सीनियरिटी का असूल मुकर्रर किया गया था जजेस की तकर्री या प्रमोशन के लिए, वो किस हद तक उसमें तब्दीलियाँ लचक मौजूद है, और जो हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस अभी साहिबान की तकर्री होनी है उसमें वो असूल कितना अहमियत का हामिल होगा, इसमें हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जो हायर जुडिशरी है उसके अंदर जो तकर्रियाँ होती हैं, जो सीनियरिटी का असूल था जहाल ट्रस्ट केस के अंदर, क्या वो अभी भी मौजूद है या नहीं है, और जो नई तकर्रियाँ जो हो रही हैं उसमें क्या इस मेरिट को बरकरार रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, और हाई कोर्ट्स के अंदर बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट में सबकी नज़रें हैं कि चीफ जस्टिस वहाँ पर कौन होंगे या होंगी। ये बड़ा अहम मामला है। रियासत साहब आपका ले लेते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री होनी है सिंध में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और फिर अभी जो जजेस प्रमोट होके आए सुप्रीम कोर्ट में, ये असूल वाकई ठीक था, उसको बरकरार रखा गया या इसके अंदर कोई माइनर सी चेंजेस हुई हैं? देखिए खालिद भाई, मैं बड़ी क्लियर इस पे बात करना चाह रहा हूँ ताकि ये मेरा पैगाम भी जो कंसर्न क्वार्टर है वहाँ तक पहुँच भी जाए। अगर हम
बाकी इदारों के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो क्या अदलिया के अंदर भी रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए या नहीं? अगर हम किसी और जगह पे डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करते तो क्या अदलिया के अंदर वो जायज़ है? नहीं होना चाहिए। मैं उस जजमेंट का रेफरेंस दे के कि जो सुप्रीम कोर्ट में अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय कर दिया गया, मैं उससे बाहर जाने का कायल नहीं हूं। कौन आपको डिस्क्रिप्शन पिक एंड चूज, आप जिसको मर्जी किसी को आप ड्रॉप कर देंगे, किसी को पिक कर लें, ये नहीं होना चाहिए। एक शख्स जब इस इदारे के अंदर आता है वो समझता है कि मैं सर्व कर रहा हूं और एक वक्त आएगा कि मैं सीनियरिटी पे आऊंगा, मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा, फिर मैं सीनियरिटी पे अगर चीफ जस्टिस के तौर पे मैं आता हूं तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाऊंगा। आप इस प्रिंसिपल को बार बार अपनी स्वीट विश एंड विल के लिए आप क्यों चेंज करते हैं? मैं बिल्कुल इसके कतई तौर पर इसके हक में नहीं हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। सीनियरिटी को परिवेल होना चाहिए। आप अगर बाकी इदारों के अंदर आइन और कानून की इंप्लीमेंटेशन की बात करते तो क्या यू आर अबव फ्रॉम दी आइन और कानून जो है? मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एलिवेशन अगर हूं तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए, अगर हाई कोर्ट के अंदर भी होनी है तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। ये देखें, आप उन लोगों के अंदर जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने अभी सर्व करना है, आप उनके अंदर तजब्जब का शिकार आपने उनको कर दिया है। और मैंने ऐसे जजेस साहबान को भी देखा है जिनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, वो चैम्बर के अंदर किस पोजीशन में बैठे होते थे, मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनके जज्बात क्या होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर एक इदारा जो इस मुल्क की, मैं समझता हूं कि अदलिया अगर ठीक हो जाए तो तमाम मामलात मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आपने उसको ठीक करना है तो आपको भी आइन और कानून के मुताबिक चलना है, आप अबव नहीं है। देखिए, अगर आपने मईशत बेहतर करनी, आपकी अदलिया ठीक हो जाए, बेहतर हो जाएगी। अगर आपने मुल्की मसाइल ठीक करने तो आपकी अदलिया ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी। आपने जमहूरियत ठीक करनी, आपकी अदलिया ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ मसाइल हैं उन तमाम बुराइयों का अगर खात्मा आपने करना है तो इंसाफ हो जाना चाहिए, अदलिया को ठीक होना है, सिर्फ इंसाफ हो जाना। ये बैरिस्टर साहब आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा कि हर दौर के अंदर आइन और कानून की तशरीह भी अपनी मर्जी से कर ली जाती है और आइन में तब्दीली भी कर दी जाती है फैसलों के जरिए। तो यही सीनियरिटी के असूल में भी दिखाई दे रहा है कि जिसको जो अच्छा लगता है उसकी तशरीह, उसकी नाक को उधर मोड़ के और फिर अपने उसको लिया जाता है। और ये अभी नहीं, माजी में भी होता है। तो अभी क्या समझते हैं कि आपको इन तकर्रियों में क्या होना चाहिए? देखिए, अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि हम लोग हमेशा के लिए अपनी ताकत रखना चाहते हैं और हर इदारे को कंट्रोल करना चाहते हैं, या इदारे ही के अंदर दूसरे लोगों को कंट्रोल में अपने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें बड़ी बेहतरी थी, लेकिन अदलिया की तरफ से इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके साथी जजेस की जो उस वक्त एक जुडिशल एक्टिविज्म की आड़ में जजों की जो मार्शल लॉ लगा हुआ था, उन्होंने पार्लियामेंट को जिस तरह किया आपके सामने, मैं समझता हूं और पीपल्स पार्टी का भी ये इस पे यकीन है कि जजेस के तकर्रुर के ऊपर हमें यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। इसमें जजेस की तकर्री के मामलात भी हैं या जुडिशरी की बेहतरी के लिए भी जो मामलात हैं वो अब उसमें बार काउंसिल्स को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा और ये जो जजों की तकर्री का मामला है इसे ठीक करना पड़ेगा। एक तो उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, फिर उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरीज रह जाते हैं उसके जरिए जब उसे मैनूवरिंग की जाती है तो उसकी वो कोई एक फर्द फैसला करता है, किसे मैंने ऊपर लेके जाना है, किसे नहीं लेके जाना, किसे रखना है, किसे निकालना है, किसकी मुद्दत का इंतजार करना है। तो ये भी मामला इसलिए नहीं देखा जा रहा कि जज की अहलियत क्या है, देखा ये जाता है कि नंबर गेम क्या है और इसके से मुझे क्या फायदा होगा और मुझे क्या नुकसान होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की और जजों की तकर्री के ऊपर दोबारा से एक बहस हो और फिर पार्लियामेंट के अंदर इस पे कानून बने और दूसरे इदारों को भी, इसमें बार काउंसिल की इख्तियार होना चाहिए जो कि पहले रखा गया था पार्लियामेंट का भी, लेकिन वो बाद में फिर फैसले में सारा वापस और रिवर्स हुआ। मैं समझता हूं कि इसे दोबारा देखना पड़ेगा। वरना इसी तरह काम रहेगा, जिस तरह के जजेस आते रहेंगे और फिर वो इस्तेमाल होते रहेंगे और फैसले सियासी होते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी फैसलों के लिए या आईनी फैसलों के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात थी, उसे बनाया है ताकि एक तो अच्छा, ये क्या मुनासिब नहीं था कि 18वीं तरमीम जब हुई थी उस वक्त ये इसको शामिल कर लिया जाता? उस वक्त तो इत्तेफाक राय ऑलमोस्ट था सब में, लेकिन ये मिस्टेक हो गई सियासी जमातों से भी। PMLN ने नहीं माना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम आज भी कहते हैं इसे बेहतर किया जाए ताकि अदालतें एज एपेलेट कोर्ट अपना काम करें,
आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी बड़ी मुश्किल है। वो सियासी ये होना चाहिए। बिल्कुल हाफिज एहसान साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि ये ख़ास तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं सारी की। एक तो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाना, और एक है कि हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री है। अल जहाद ट्रस्ट केस में शायद ये दो मुख्तलिफ पैरामीटर्स थे, तो आप समझते हैं कि अभी पहले फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, तो अब क्या होना चाहिए? खालिद, जिस वक्त अल जहाद ट्रस्ट केस आया था, बुनियादी तौर पे वो सेंट्रिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए था, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर था, और जो डिस्क्रिप्शन थी चीफ जस्टिस की और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की मीनिंगफुल थी उसके ऊपर बात थी। लेकिन जो अल जहाद ट्रस्ट है उसको काफ़ी हद तक जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल कमीशन बना और उसके अंदर ये सारे जजेस भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, सारे इस प्रोसेस के अंदर आ गया। अब ये है कि जो आपने जिस सीनियरिटी पे बात की है, सीनियरिटी का ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो बिल्कुल जो हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना चाहिए था, वो हर चीफ जस्टिस ने इसको बाईपास किया है, जितने भी आपके रिसेंट चीफ जस्टिस आए हैं। और उसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप किसी जज को ये नहीं समझते कि वो सुप्रीम कोर्ट आने के काबिल है, तो वो किस तरह आप समझते हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर बैठ के वो फैसले करे? फिर आप उसका फैसला करें कि भाई आप यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द जस्टिस सिस्टम। आप उसकी प्रोसीडिंग्स करें या उसे कहें कि आप घर चले जाओ, या आप उसका जो भी एक मैकेनिज्म बनाए। ये मुमकिन नहीं है कि बगैर किसी रीजनिंग या जस्टिफिकेशंस के आप दूसरे नंबर को, चौथे नंबर को, छठे नंबर को, सातवें नंबर को सिर्फ इस बुनियाद के अंदर लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स होती, उसका सीनियरिटी से ताल्लुक कोई नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि हमारी बार एसोसिएशंस की कंसिस्टेंट डिमांड ये रही है कि जब आपने सीनियर मोस्ट का कहा हुआ है तो फिर इसका मतलब है सीनियर मोस्ट है। और ये प्रिंसिपल जो है ना सिंध में फॉलो किया गया, ना केपीके में फॉलो किया गया, ना पंजाब के अंदर फॉलो किया गया, और नीचे से ऊपर जजेस आते गए, और एक रिजेंटमेंट जो थी वो विद इन द जुडिशरी भी आई और विद इन द बार एसोसिएशंस भी आई, और हमने उस सिस्टम को ठीक नहीं किया। अब दूसरा जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड अब होने लगा है, और जिसको नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर, कि ये है कि जब आपने पहला तो आप डील करते रहे एज ए फ्रेश अपॉइंटमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन अगर आपका हाई कोर्ट का मामला इसके अंदर आया है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और केयरफुल उसके अंदर ये है कि जो आपका सीनियर मोस्ट आदमी है उसको उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पहले तो ये है कि आपने नीचे वाले को निकाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गया, बात समझ में आ गई, लेकिन अब किस तरह मुमकिन है कि आपका वो जो एक जज है जो तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है, आप उसको चीफ जस्टिस लगाएं, और जो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, वो उसके नीचे बैठे। आपने उसको प्यूनिक स्टेटस भी दिया होगा हाई कोर्ट्स के अंदर, या इसी तरह आपने सिंध हाई कोर्ट्स के अंदर दिया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जितनी देर तक आपके जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बनते, जो अभी पिछली मीटिंग्स के अंदर वो हुआ जिसके अंदर एक पैनल का कॉन्सेप्ट आया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आए तो एक पैनल कर ले, और उसके हाई कोर्ट्स के अंदर भी आए पैनल कर ले, जितनी देर तक आपके जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं वो आप अप्रूव नहीं करते एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल कमीशन है और आपकी एम्पावरमेंट है, उतनी देर तक आपको जो हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको इंटैक्ट रखने देना चाहिए। और अगर कल को आप ये फैसला भी करते हैं कि हमने इसके अंदर एक पैनल्स पे लेके जाना है, तो फिर उसका एक मैकेनिज्म वे आउट का करें। ये मुनासिब बात नहीं है कि एक सीनियर मोस्ट जज जो है उसी हाई कोर्ट के अंदर अपने जूनियर के नीचे जो है वो काम करे, या उसकी डीबी के अंदर बैठे, या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो हमेशा 5-7 साल से जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनती है उसके अंदर चेयर्स चेंज होती हैं, पहले आप उधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, फिर इधर होते हैं, और ये हो कि वो वाला जो इधर आ जाए और ये वाला जो उधर चला जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। हमें इसके लिए भी मेजर सर्जरी वो करनी चाहिए, और वो स्टार्ट है आपके अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, और आप इनकी परफॉर्मेंस जो है उसको गेज करें उनकी डिलीवरेंस से कि क्या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस डिलीवर कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म बनाए ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं हाई कोर्ट का जज बनूं और उसके बाद मैं कंफर्म हो जाऊं और उसके बाद ये है कि मुझे एसजेसी के अलावा हटाए कोई ना, और परफॉर्मेंस जो है वो आप जाके बार एसोसिएशन से पूछ लें, चौधरी साहब से पूछ लें, आमिर साहब से पूछ लें कि जजेस के मुतालिक राय क्या है, उनकी परफॉर्मेंस डिलीवरेंस के बारे में। इंटेग्रिटी या कॉम्पिटेंसी खालिद कले का इशू है,
बट डिलीवरेंस जो है हाई कोर्ट के अंदर आके वो बड़ा क्या होगी? इंपॉर्टेंट है और इसी से सिस्टम जो है वो आगे जाएगा। और फैसले जो है बड़े अहम होते हैं कि फैसले अगर आपके रिवर्स हो रहे हैं हायर कोर्ट के अंदर, वो जाके- मेजॉरिटी में जाके हो रहे हैं, तो फिर उस पे भी यहाँ खुद ब खुद पता चल स्पेसिफिक जाता है। बेंचेस का सही। कॉन्सेप्ट आ रहा है। और दूसरा मैं ये समझता हूं कि जितनी देर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान का जो भी फर्स्ट इंप्रेशन का केस आए हाई कोर्ट के अंदर आए, वहां पे 5 जज बैठने चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो फुल कोर्ट उसको बैठना चाहिए ताकि हम इस कंट्रोवर्सी से निकलें। बहुत शुक्रिया। हाफिज हसन खोखर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बैरिस्टर हसन साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, जो पाकिस्तान के कुछ लीगल इशूज़ हैं उनके ऊपर बात की, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों का और सिक्योरिटी इदारों का जो किरदार है उस हवाले से आज हमने बात की। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।